दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम को लेकर लगातार ये सवाल होते रहे कि अब से पहले तो प्रधानमंत्री जो थे उनके साथ पूरा मंत्रालय काम किया करता था, लेकिन अब मंत्रालय की जगह कठपुतली मंत्री आ चुके हैं। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बार नहीं, लगातार पिछले 10 साल से उठ रहा है। कई नए चेहरे प्रधानमंत्री की टीम में दिखाई दिए, लेकिन वो नए चेहरों को लेकर भी लोगों को कभी भी ये एहसास नहीं हो पाया कि ये मंत्री वाकई में अपने दम पर यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि ना सिर्फ मंत्रियों की बात करें बल्कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिली। अचानक से हुई एंट्री को लेकर लोग कई जहां पर ये सोचते थे कि नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा लोगों की उनकी तादाद थी जो ये सोचते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को साथ लेकर चलते हैं ताकि वो सिर्फ उनके फुटस्टेप को फॉलो कर सके, यानी कि कठपुतली चेहरे साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब जब पिछले लगातार कई दिनों से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के अब रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट्स जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और अभी तक किसी ने रेलवे मंत्री का इस्तीफा तक नहीं मांगा है। रेलवे मंत्री के पास तीन तीन मंत्रालय हैं। वो आईएनबी मिनिस्टर हैं, वो आईटी मिनिस्टर हैं, वो रेल मिनिस्टर हैं। ऐसे में इतने सारे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां जो वो देख रहे हैं, उसके बावजूद कोई आज की तारीख में मीडिया भी नहीं ये बोलता है कि रेल मंत्री के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस जिम्मेदारी को ले कि कितने ट्रेन हादसे हो रहे हैं तो वो अपना इस्तीफा दे या इस पर कोई बड़ा एक्शन ले। लेकिन अब रिवायत बदल सी गई है, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तमाम जो मंत्री हैं, इनकी लायबिलिटी है क्या? जब होती भी है तो जब इनको हटाया जाता है कुर्सियों से भी, तब भी कुछ और वजह होती हैं, जैसे प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन माफ कीजिएगा, इस तरह के तमाम मंत्रियों के लिए अलग जिम्मेदारियां, अलग रीजन जो रहे हैं। बात करते हैं दिनेश होरादी से और आगे समझेंगे इस बात को कि आगे कठपुतली मंत्री जो है अब ये कौन सी नई रवायत के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, मुझे याद है जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त शिवराज पाटिल को किस तरह से दिन में कई बार कपड़े बदलने को लेकर के इतना ज्यादा मीडिया ने घेरा था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। आज की तारीख में इतने ट्रेन हादसे होते हैं, ना इनके बारे में किसी की चर्चा होती है, ना ड्रेसेस को लेकर। रेल मंत्रियों ने जरूर, विपक्ष ने नाम दे दिया है रेल मंत्री को, लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी उस लेवल पर नहीं हो रही है इन मंत्रियों की। आखिरकार ये खोखले मंत्री बन चुके हैं, तो फिर टिगर किसके हाथ में है मेन यहाँ पर? जी नमस्कार आप सबको। दरअसल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, ये मुद्दा उससे रिलेटेड है। दुनिया में कई किस्म के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, मोनार्कीज हैं, या फिर ये कहा जाए डिक्टेटरशिप भी हैं। कई अलग किस्म के सिस्टम्स हैं अलग अलग देशों के अंदर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है तो वहां फिर अपनी मन मर्जी से ही सभी नियुक्तियां की जाती हैं। लोगों को एक सुपर स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए वहां पर अपॉइंट किया जाता है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मोदी जी की जो चाहत रही है वो गवर्नेंस के अंदर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की रही है। लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस किस्म के हैं कि जिसे आप कह सकते हो कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपने पिछले 10 वर्षों में देखा कि जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं वो कभी भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर नहीं लड़े हैं। वो हमेशा प्रेसिडेंशियल फॉर्म के सिस्टम में उन्होंने लड़े हैं कि जैसे कि अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है कि मोदी वर्सेस ऑल। आप बीजेपी को मत देखिए, आप सिर्फ मेरा नाम सोचिए और कमल पे ठप्पा मार दीजिए। कौन कैंडिडेट है उसका चेहरा मत देखिए। ये कौन कहता था? ये मोदी जी कहते थे।
अभी भी कहते हैं अब की बार 400 पार। वो ये नहीं कहते कि सरकार की गारंटी है, वो ये नहीं कहते कि भाजपा की गारंटी है, वो कहते हैं मोदी की गारंटी है। द पर्सन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द सिस्टम इटसेल्फ। तो मोदी जी को हमेशा वो सिस्टम जिसके अंदर की वन मैन शो होता है, चाहे वो मोनार्की का हो या डिक्टेटरशिप का हो या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, वो उनको फैसिनेट करता है। अब अगर आप अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां एक व्यक्ति प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर अपनी पसंद का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुनता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस होता है वो, या एक्सचेकर का भी चुनता है जिसमें फाइनेंस का भी होता है, तो सारे सेक्रेटरीज चुनता है वहां पर वो अपनी पसंद से समाज में से चुनता है। वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, वो समाज में से जो एक्सपर्ट्स हैं रक्षा के, फाइनेंस के, या फिर विदेश नीति के, या एग्रीकल्चर के, या इंडस्ट्री के, बैंकिंग के, वो अलग अलग एक्सपर्ट चुनता है और उनको सेक्रेटरी का नाम देता है, जिन्हें हम अक्सर विदेश मंत्री कहते हैं। जैसे अमेरिका में एंथनी ब्लिंकन, वो दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। जिन्हें हम रक्षा मंत्री कहते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, लॉयड ऑस्टिन जो है वहां पर। अब आप देखिए यहां पर पावर किसके हाथ में है? पावर तो बाइडेन के हाथ में, जो प्रेसिडेंट के हाथ में है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से वहां पर इन सेक्रेटरीज को चेंज कर सकता है जब भी चाहे। उसके पास एक मैंडेट है कि वो जब चाहे उसको चेंज कर ले, यानी कि एक को निकालकर दूसरा सेक्रेटरी लेके आ जाए। हम उन्हें मंत्री कहते हैं लेकिन वो सेक्रेटरीज कहते हैं उनको। यही मोदी जी चाहते हैं। आप नोट करेंगे कि मंत्री तो आ जाते हैं लेकिन जो मंत्रालय चलाने वाले हैं तो सेक्रेटरीज हैं। उसमें अधिकतर जो आते हैं सब आईएएस कैडर से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आपने नोट किया होगा कि किस ढंग से मोदी जी ने लेटरल एंट्रीज के द्वारा लोगों को लाने की कोशिश की जो अलग अलग किस्म के डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन वो डोमेन एक्सपर्ट्स होना एक बात है, लेकिन उस डोमेन एक्सपर्ट के साथ आरएसएस का मेंबर होना एक दूसरी बात है। तो वो दोनों का मिक्सचर देखते हैं कि वो आरएसएस के मेंबर भी होने चाहिए, हार्डकोर दक्षिणपंथी होने चाहिए, प्लस उनका जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो होना चाहिए। आईटी का हो, रेलवेज का हो, या फिर बैंकिंग का हो, एक्सपेंडिचर का हो, एग्रीकल्चर का हो, स्मॉल इंडस्ट्री का हो, बिग इंडस्ट्री का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एविएशन का हो। और अभी जो नया एड निकला है सरकार की ओर से बहुत लार्ज नंबर के अंदर, वो अब लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरीज और थोड़े उस लेवल के बाकी लोग जो चुनने जा रहे हैं, तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है? अल्टीमेटली वो यही है कि वो आरएसएस और दक्षिणपंथी होने चाहिए, प्लस डोमेन एक्सपर्ट होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो ये लोग पहले वाले लोगों के साथ जब जुड़ जाएंगे तो मोदी जी के लिए जितने भी मंत्री हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे सारे के सारे, उनकी जरूरत नहीं है। उन्हें इन खास लोगों को जिनको वो खुद चुन रहे हैं, नाम यूपीएससी का है, मैं आपको बता दूं, नाम यूपीएससी का है, लेकिन इनका चुनाव मोदी जी खुद कर रहे हैं एक्चुअली लेटरल एंट्री के थ्रू। जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन ने अभी इस्तीफा भी दिया था, आपको पता है, एक पर्टिकुलर केस में आईएएस अफसर जो बनती है एक लेडी, तो उन्होंने जो डैमेज करना था ऑलरेडी कर दिया है। अब नया व्यक्ति डैमेज करेगा, वो भी दक्षिणपंथी आरएसएस वाला ही होगा या इनकी चॉइस का होगा। मकसद क्या है कि करीब करीब 70-80 लोग, 100 लोग लेटरल एंट्री के द्वारा ऐसे हो जाए कि जिसमें जो आईएएस के जो सेक्रेटरीज हैं उनका भी कोई काम ना रहे या उनको भी उठा के बाहर फेंक दिया जाए। और ये जो इनके द्वारा चुने हुए लोग हैं जो नीचे से आते हैं, जो आईएएस से नहीं आते हैं, उनको की पोर्टफोलियो देके, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देके, और वो वही काम करें जो मोदी जी चाहते हैं। इसलिए मैंने एक शब्द यूज किया, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आ रहे हैं, जिससे ना केवल आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण की बात कर रहा हूं,
ये सारे के सारे जो डोमेन एक्सपर्ट आएंगे, ये मोदी जी की पसंद के आएंगे, उसमें आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं होगी। और ना केवल आरक्षण को खत्म करेंगे, बल्कि की पोजीशंस के ऊपर जो सेक्रेटरीज हैं, पुराने आईएएस वाले हैं, उनको भी एक तरह से क्या कहते हैं कि पावरलेस कर देंगे। मोदी दरअसल अपना एक अलग सिस्टम, एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग किस्म का क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी गवर्नेंस का एक सिस्टम पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसके लिए आईएएस और आईपीएस की भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी एक पूरी टीम बनाऊंगा जिसका आईएएस और आईपीएस से भी कोई लेना देना नहीं है, आईआरएस से भी कोई लेना देना नहीं है, और वो टीम भारत को गवर्न करेगी जिसे मैं चुनूंगा। जैसे कि अमेरिका में वो सेक्रेटरीज अपनी पसंद के चुनते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत खतरनाक डीप रूटेड गेम है, ये इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके द्वारा जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो गया है। मुझे ये भी लगता है कि इस डिस्टॉर्टेड सिस्टम के अंदर जो हमारा बाकी जो स्पाइन है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो फियर है बाकी लॉबीज के अंदर, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस के अंदर या इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर, वो और बढ़ता चला जाएगा कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं रह गया। अब हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि लेटरल एंट्री से जो इनके बंदे आ रहे हैं सब कुछ वही गवर्न करेंगे, सब पावर उनके पास रहेंगी, और उनका सीधा कनेक्ट पीएमओ के साथ होगा। ये मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। हमें इस गेम प्लान को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा डिस्ट्रक्टिव गेम प्लान आज तक इंडिया में कभी खेला नहीं गया, जहां पे मोदी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अपना एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर पैदा कर रहे हैं जो उनके अपने चुने हुए लोग हैं। यूपीएससी सिर्फ एक बहाना है, मैं आपको तो बता मतलब रहा हूं। सर कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल हट करके एक और सरकार चलाने का तरीका अपने तरीके से इसे क्रिएट किया जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर, क्योंकि अभी तक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये अफसर ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जो चार पिलर हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ये, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना एक नया क्रिएट कर रहे हैं पिलर। इसका मतलब इसमें दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट ही इज क्रिएटिंग इज नॉट गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बारे में राहुल गांधी ने भी बात की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद विपक्ष इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा है कि इसकी गहराई क्या है। मुझे लगता है वो इस बात को सेंस नहीं कर पा रहा अभी तक। तो अब मैं व्यवस्था से निकला हुआ आदमी हूं। जो लोग इतनी मेहनत करके वो एग्जाम्स पास करते हैं और फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर में ऊपर आते हैं, जो अनुभव गेन करते हैं, आप अचानक से किसी एक व्यक्ति को कहते भी तुम आईटी एक्सपर्ट हो, तुम मेरे अपना दोस्त बन जाओ और मेरे यार बन जाओ, तुम्हें आईएएस वगैरह से जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के आ जाओ, मैं तुमको सारी पावर देता हूं, और इवन जो सेक्रेटरी है वो भी तुम्हारे आसपास घूमेगा, जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो भी तुम्हारे आसपास घूमेगा, क्योंकि तुम मेरे आदमी हो। अब तुम जो मेरे आदमी हो, ये गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि शायद ये न केवल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि कहा जाए कि एक इनर डोमेन बनाया जा रहा है। यहां पर एक ऐसा डोमेन बनाया जा रहा है जहां पर मंत्री, उसका कोई रोल नहीं है, जहां पे जो सेक्रेटरीज हैं उनका कोई रोल नहीं है, जहां पर जो नीचे की जो एक हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, उनका कोई रोल नहीं है। तो आप सुबह आइए, चाय पीजिए, अखबार पढ़िए, आपकी टेबल पे 4, 5, 6 अखबार पड़े होंगे, उसपे कुछ पिंक कलर के पेपर भी होंगे, और सारे पढ़िए, पढ़ लिख के शाम को घर चले जाइए। जो फाइल आपके पास आएगी, आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगी नीचे से उस ज्वाइंट सेक्रेटरी से, भाई ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको आप साइन कर दीजिए और पीएमओ को भेज दीजिए। दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर इंडिया। सर पीएमओ को साइन करके फाइल भेजने की रवायत तो अधिकारी क्या मंत्रियों तक के साथ बराबर चल रही है। मंत्रियों को भी ज्यादा पढ़ने का अलाउड है नहीं, जितनी जानकारियां मिलती हैं नोटिस में इसकी। नहीं, वो बात तो मैं मानता हूं ना आपकी। देखिए, रेलवे बोर्ड में तो क्या होता है ना कि रेल मिनिस्ट्री में तो सेक्रेटरी होता नहीं है, तो रेलवे बोर्ड होता है वहां पे। अब रेलवे बोर्ड होता है तो वहां पे आपने अपना प्रिय व्यक्ति अश्विनी वैष्णव को लाके खड़ा कर दिया है, जो कि आईएएस अफसर भी थे पहले, टेक्नोक्रेट भी हैं, जानकार भी है, ऐसी बात नहीं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि अनभिज्ञ है, लेकिन उनको 3-3, 4-4 मंत्रालय दे दिए जाना, वो इस बात का, वो भी एक किस्म की लेटरल एंट्री है, मैं आपको बताऊं,
एक किस्म की वो लेटरल एंट्री, वो फर्क इतना है कि वो लेटरल एंट्री नहीं है, उनको मिनिस्टर बना के लाया गया वहां पे कि हाँ ये मेरा आदमी है, तो इसको एक काम करता हूं, मैं मंत्री बना के ले आता हूं सीधा सीधा, तो वो वही काम करेगा जो मैं उसको एक तरह से कहा जाए तो आदेश दूंगा। और रेलवे मिनिस्ट्री देने का मतलब उसको मकसद क्या था, आप मकसद को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रेल मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरीज नहीं होते, जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है, जो टेक्निकल बंदे सारे होते हैं, अलग अलग उनके विभाग होते हैं, जिसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल है, सारे होते हैं उसके अंदर, या जब कई बार जो इंडियन रेलवे सर्विस से भी चुन के आते हैं वो भी ऊपर आते हैं, तो वो लोग चेयरमैन बनते हैं। तो उसको कैसे बाईपास किया जाए? फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैं रेलवे के अंदर अगर कोई लेटरल एंट्री नहीं लेके आ रहा हूं तो मैं किसको बाईपास कैसे करूं? तो मैं एक मिनिस्टर के रूप में एक बाईपास करके एक ऐसा मिनिस्टर लेके आता हूं जो मेरी बात मानेगा। तो अश्विनी वैष्णव इज रेप्लिका ऑफ दैट वन एक्चुअली। तो इसके अंदर डर तो बहुत सारे हैं, और मुझे कई बार लगता है कि इस किस्म की जो कोर टीम होती है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक फॉर्म है एक्चुअली, और ये कोर टीम कई बार बहुत खतरनाक हो जाती है। ये कंट्री को अपस्टेज कर सकती है, ये कंट्री के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकती है जो पूरे हो सकता है कि गवर्नेंस सिस्टम के लिए एक डिस्ट्रक्टिव सीड्स को बोते हैं, और जो पेड़ उसमें से निकलेंगे वो शायद बहुत खतरनाक होंगे। विषय आपने अच्छा उठाया है, और मुझे मैं इसके ऊपर काफी टाइम से सोच रहा, सुबह से जब खबर आई तो मुझे सोचने की जरूरत पड़ी कि भाई ये चीज इतनी आसान दिख नहीं रही जितनी आपको शायद एक खबर के रूप में पढ़ने को मिल रहा है। इसका जो डीप रूटेड इम्पैक्ट्स हैं वो काफी बड़े हैं एक्चुअली देखा जाए तो। बिल्कुल सर। तो वो जो उनका जो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, उनका रिफॉर्म नहीं है, अपना ही एक कोर टीम बनानी है कि मुझे ना तो मिनिस्टर की जरूरत है, ना मुझे आईएएस अफसर की जरूरत है, ना मुझे नीचे के रैंक से वो जो सीनियर अफसर्स हैं सिस्टम में से, ऑल इंडिया सर्विसेज में से, सिविल सर्विसेज में, मुझे उनकी भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी टीम बनाऊंगा लेटरल एंट्री के द्वारा, जो हिंदुत्व की लॉबी भी होगी, जो आरएसएस और दक्षिणपंथी की लॉबी भी होगी, और वो मेरी पसंद के लोग होंगे। यूपीएससी एक उसके ऊपर ठप्पा लगाएगी जी। और यहां पर जब यूपीएससी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि यूपीएससी की अपनी ताकत क्या है, फिर यूपीएससी को अगर चुनने का भी अधिकार नहीं है, यूपीएससी को, क्योंकि उसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है, मैं आपको सच बता दूं, वो एक बहाना है, वो सिर्फ एक बहाना है। द पीपल हैव ऑलरेडी बीन चोजन, earmarked, they have been told to apply through the proper channel to UPSC, and UPSC is going to select them with the, you can say, closing eyes, क्योंकि पीएमएसए ऑफिस है कि इनको सेलेक्ट करना है, आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे धारावाहिक के लिए एक टेंडर आता है और टेंडर 4-5 लोग भरते हैं। मुंबई में धारावाहिक का उसको अपग्रेडेशन के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, वहां पर कि आपको धारावाहिक को एक नया रूप देना है तो 4-5 टेंडर होते हैं, लेकिन आखिरी दिन क्या होता है, उसमें से बाकी 4 लोग हट जाते हैं, अड़ा नहीं रह जाते हैं, अनअपोज्ड, उसमें और कोई टेंडर नहीं आता तो उनका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसमें दुबई की कंपनी ने मुकदमा भी किया है। यूपीएससी में 4-5 लोग आएंगे, वो भी कुछ भरेंगे उसके अंदर, लेकिन वो इलेक्ट नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, ना सिलेक्ट होंगे ना इलेक्ट होंगे, वो सिर्फ दिखावटी होगा। और हो सकता है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4-5 और अप्लाई करने वाले हैं, शायद वो भी स्लीपिंग बॉडी के रूप में मोदी जी की ओर से आए, हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोग अपनी ओर से अप्लाई करें, लेकिन वो वहां से सेलेक्ट होने वाले नहीं है। सेलेक्ट वही होंगे जिनका ऑर्डर जा चुका है कि ये लोग अप्लाई करेंगे, इन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और पीछे जो यूपीएससी के चेयरमैन ने जो रिजाइन किया, आपको पता है आईएएस के केस के अंदर, वो जो उसका डीप रूटेड जो मेलाइस है वो उसको उजागर करता है, या जो डीप रूटेड जो कैंसर है ना हमारी व्यवस्था में, पर्सनल रीजन जो बताए गए, जो किसी के गले नहीं उतरे उनके रेजिग्नेशन के पीछे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली डेंजरस, और इसको नहीं रोका गया तो आप यकीन मानिए देश बर्बाद हो जाएगा। आप फिर एक ऐसे सिस्टम की ओर जा रहे हैं जो सिस्टम शायद एक कमरे तक सीमित है, उसी एक कमरे में वो 60-70 लोग हैं सेक्रेटरीज के रूप में, जॉइंट सेक्रेटरीज के रूप में, बस वही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। दिस इज लाइक ए नॉर्थ कोरिया, और मे बी लाइक पुतिन, और मे बी लाइक शी जिनपिंग, what Modi is trying to be actually. This is not, he is trying to be something like Joe Biden, where he can select the people in an open manner.
Here, the Right. people are being chosen in a hush-hush manner, the way it is being done by the मैंने 3 नाम लिए, जो अपना नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया. This is the same philosophy being implemented here. जी बिल्कुल सर, और बहुत चिंता की बात है कि जिस देश में डेमोक्रेसी की जिसकी बात करके दुनिया भर में जिसका जिक्र किया जाता है, वहीं पर सरकार के अंदर एक अलग तरह की सरकार चल रही है, मोदी सरकार, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के तरीके निकालना, ये सिर्फ एक मोदी के जहन की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है जो इसके साथ वर्क कर रहा है. इसे सोचने की जरूरत है, आखिरकार कौन लोग देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा करके दूसरे बैकडोर एंट्री से, ना सिर्फ लेटरल एंट्री से अधिकारियों को ला रहे हैं, बल्कि लेटरल एंट्री से पूरी सरकार चला रहे हैं. ये सोचने की यहाँ पर बात है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत संजीदा टॉपिक है और इस पर चर्चा घंटों हो सकती है. ये इतना इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को समझना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ किस तरह से वो अभी इस वक्त, क्योंकि हाल ही में ये भी जब खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टी पर गए, लेकिन छुट्टी पर नहीं गए ऑफिशियली, तो वो ड्यूटी पर थे और वैसे वो छुट्टी पर जा रहे थे. यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ अपने मर्जी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं इस पोजीशन पर रहने की वजह से. ये अपने आप में चिंता की बहुत बड़ी बात है. हर एस्पेक्ट में पीएमओ के आसपास अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे लूप होल्स निकल के आएंगे जिस पर जांच बिठाई जा सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.